नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जिसे सैंधो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सप्त सैंधो सभ्यता ये सभी कहा जाता है। इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है तो यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपनी परीक्षा में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सैंधो सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन कौन से? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सप्त सैंधव सभ्यता, ये सभी कहा जाता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हालांकि यहाँ पे नगर से ज़्यादा गांवों की संख्या पाई गई है, लेकिन ये एक नगरीय सभ्यता इसको मानी जाती है। जो आर्यन कल्चर है, आर्यन संस्कृति है या वैदिक कालीन जो संस्कृति है वो एक ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये भी अंतर पता रहे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये लाइन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे पहला स्थल जो मिला वो हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज मतलब हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई? 1921 में हुई। या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई बोल ले तब भी 1921 में हुई। किसने किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज हुई। और किसने खोज की? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, वर्तमान शाहीवाल मतलब शाहीवाल जिले में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है? पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के, जो सिंध प्रांत है, पंजाब है उसके दक्षिण में सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रहे कि हड़प्पा शाहीवाल जिले में है और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? तो पिग्गट महोदय ने कहा है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। एक तरफ हड़प्पा स्थल और एक तरफ नदी दे करके मैचिंग कराने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है ये भी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने ही नाम दिया। और यहाँ देखें तो सर जॉन मार्शल के ही महानिदेशकत्व में या निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी या हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया है। इसका डेट क्या है? रेडियो कार्बन 14 यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये है महत्वपूर्ण। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। 2300 से 1700 मतलब कि लगभग 600 साल चला है हड़प्पा सभ्यता। तो C14 तकनीक के माध्यम से देखें तो हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। NCERT क्लास 6 में
आज से लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई माना जाता है, यानी कि 2700। अगर 4700 माना जाए तो 2700 ईसा पूर्व है। हालांकि यहाँ पे 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। ये भी बात ध्यान रही स्टेटमेंट के रूप में कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया है। यहाँ देखिए किसने क्या माना है, तो सबका नहीं याद करेंगे, ऐसे बस मोटा मोटा देख लेंगे कि क्या माना गया है। जैसे जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 माना है, ठीक है। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना है। 2800 मतलब कि हो गया वो 4800 साल पहले। ये 3500 ईसा पूर्व मीन्स हो गया लगभग 4500 साल पहले। तो वही तिथि है ये वाला जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसको आप माने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये C14 तकनीक के माध्यम से विश्लेषण करके बताया गया है। तो मोटा मोटा तिथि यही है, इतना मैचिंग करने के लिए इसमें से तो नहीं पूछेगा। बहुत ज़्यादा अगर तिथि पूछे तो ये वाला तिथि ध्यान रहे, 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में कहाँ कहाँ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ, 3 प्रांत में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। और पंजाब के शाहीवाल जिले में हड़प्पा स्थल है। सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो है। बलूचिस्तान में एक है सुतकांगेडोर करके। और भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, ये आता है एग्जाम में, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी करके कौन से स्थल हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर है। और सुतकांगेडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके मेरठ जिले में है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा है। मांडा है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे है। और दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद है महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा है उसके किनारे पर है। सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र, सबसे पश्चिमी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुजाकार, तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। क्या एक ही प्रजाति की थी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे? नहीं। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो वहाँ की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड यानी कॉकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलॉयड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। अधिकांशतः देखें तो भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में, कि सिंधु सभ्यता की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप मानते हैं कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता की स्थापना की। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सुमेरियन लोगों ने। राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता की आविष्कार की है, या मतलब उसके निर्माता थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य ने स्थापित किया,
गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलर सुमेरियन लोगों ने स्थापित किया। राखलदास बनर्जी द्रविड़ लोगों ने स्थापित किया। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन नगर एवं अन्य नगर एवं कस्बे। ठीक है, पत्तन नगर में देखें जैसे लोथल है एग्जाम्पल के रूप में, कुछ हैं केंद्रीय नगर और कुछ हैं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। 1920-21 में दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान वाले के तत्कालीन मांटगोमरी जिले, अभी इस समय साहिवाल उसका नाम पड़ गया, साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। ठीक है, 1920-21 में, और उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। उनके नेतृत्व, उनके हम कहें वो महानिदेशक थे, तो उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब में शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ किया। एक एक पॉइंट एकदम क्लियर कट ध्यान रहे। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। ठीक बात है, उतना महत्वपूर्ण नहीं। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला तथा पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। हड़प्पा से जो टीले मिले हैं, पश्चिमी इलाके को दुर्ग और पूर्वी इलाके को नगर टीला कहा गया है। जैसे मान लो कि हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से ऐसे बटा हुई, ये ऐसे ये, तो जो पश्चिमी इलाका है वो ऊंचाई पर है, जिसपे अन्नागार या प्रमुख जो भवन है वो ऊंचाई पर बनाए जाते थे, उसको इंग्लिश में कहते हैं सिटेडल। और जो नीचे का इलाका है, यहाँ पे आम जनमानस, श्रमिक, मजदूर ये सब रहा करते थे, उसको कहते हैं लोअर टाउन। तो यह सिटेडल, यह लोअर टाउन। इंग्लिश बोले तो यह दुर्ग और यह निचला किला या नगर टीला बोल लें। और दोनों ही, चाहे सिटेडल हो चाहे लोअर टाउन हो, यानी पश्चिम का जो ऊंचाई वाला इलाका है या पूर्व का जो निचला नगर है, वो दोनों ही जगह हैं चारों ओर से किलेबंद हुआ करते थे। यहाँ से, कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा में जो पूर्वी टीला है वो नगर टीला कहलाता है या लोअर टाउन कहलाता है। पश्चिमी इलाका जो है दुर्ग टीला यानी सिटेडल कहलाता है, ऊंचाई पर है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। ये है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल, मतलब फैक्ट, कि कहाँ से, केवल इतना ही अगर ध्यान रहे कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। लेकिन कल को और डिटेलिंग में पूछें तो 6 कक्षों वाली है ना, 6 कमरे एक और 6 कमरे एक और 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से अन्नागार कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। ये पूछ ले कि R37 प्रकार के समाधि स्थल या R37 प्रकार के कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। केवल यही पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में R37 क्या है? तो R37 एक समाधि स्थल है, कब्रिस्तान है। ठीक है, R37 प्रकार के कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। अन्नागार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले, जो ऊंचाई वाला इलाका है, उसको व्हीलर ने
माउंट एबी की संज्ञा दी है, माउंट एबी की संज्ञा दी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली हैं? और एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। ठीक। शंख का बना बैल। ओके। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी के नाम से जाना गया है, माना गया है। तो उर्वरता की देवी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। शंख का बना बैल कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। पीतल का बना इक्का। ठीक है। पीतल का बना इक्का कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ लेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो चेहरा मुस्कियाएगा कि हाय मुझको आता है, और भागते भागते पढ़ेंगे तो एग्जाम में आएगा तो वहीं रोएंगे। तो इसलिए आराम से चित्त गंभीर करके पढ़ते हैं, थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं। क्या क्या चीज़ें हड़प्पा स्थल से मिली? हड़प्पा से, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। रावी के बाएं तट पर है। वहाँ से 6 कक्षों वाली एक मतलब 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार मिला हुआ है। एक बर्तन पे मछुआरे का चित्र मिला है। शंख से बना हुआ बैल मिला है ना। और एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यानी जिसे उर्वरता की देवी माना गया है वो मिला है। पीतल का बना इक्का हड़प्पा से मिला। पीतल का बना इक्का। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष, ये सब चीजें हड़प्पा से मिली हैं। अब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बातें दे रहा है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो कहाँ से मिला है? तो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले से मिला है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मीन्स होता है मृतकों का टीला। कालीबंगन मीन्स होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने की। और कब की? 1922 में किया। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक क्या है? वृहद स्नानागार। वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ये ध्यान रहे अच्छे से। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से, वृहद या विशाल अन्नागार हड़प्पा से। हड़प्पा से और भी चीज़ें मिली हैं। शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, एक बर्तन पे मछुआरे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, है ना, 37 प्रकार के समाधि स्थल, विशाल अन्नागार, ये सब चीज़ें वहीं से मिली। कहाँ से? हड़प्पा से मिली हैं। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के दानों के अवशेष, ठीक है, ये सब चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक क्या है? वृहद स्नानागार। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर है। ऐसे अगर बना लें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 55 मीटर, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम देखें 33 मीटर। तो ऐसे ध्यान रखें कि ये है 55 मीटर लंबाई, 55 मीटर ये है, और ये 33 मीटर। तो 55 बाई 33 का इसकी लंबाई चौड़ाई मिली है लगभग में। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। यानी लगभग में अगर बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई की तो 12 मीटर बाई 7 मीटर बाई 2.5 मीटर। तो पूरा अगर देखें 55 बाई 33 का है, लेकिन उसके अंदर में जो स्नान कुंड केवल स्नान करने वाला जो एकदम इलाका है, क्योंकि चारों ओर से सीढ़ियाँ भी बनी होंगी, कुछ कक्ष भी बने होंगे। खाली स्नान कुंड की अगर बात करें तो वो 12 बाई 7 बाई 2.5 मीटर के हैं।
लगभग में। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। तो धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नानागार को किसने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा? तो जॉन मार्शल ने कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है, जो 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा, तो मोटा मोटा कह लें 45 मीटर बाई 22 मीटर का विशाल अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 7 मीटर बाई 23 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। ठीक है, पुरोहितों का विद्यालय कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक बात है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। सड़कें, ये ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी सड़कें। मुख्य सड़क 9 मीटर चौड़ी थी। देखिए 9 मीटर चौड़ी थी मुख्य सड़क, जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। ऑक्सफोर्ड सर्कस, ये शब्द ध्यान रहे, एग्जाम में पूछ ले कि ऑक्सफोर्ड सर्कस शब्द का प्रयोग प्राचीन इतिहास में किस संदर्भ में किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस। इसको हम ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड सर्कस, ये शब्द ध्यान रहे, पढ़ने का मिलता है ये शब्द, ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। जो भी असल मिले हैं उसके पश्चिम में एक दुर्ग है सिटेडल, और पूर्व में निचला नगर है लोअर टाउन। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में जो दुर्ग है उसको स्तूप टीला कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक बात है। ये कथन कारण में ऐसा प्रश्न आ सकता है कथन में कि मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो हाँ ठीक है, कहा जाता है। कहा? मोहनजोदड़ो के पश्चिम में, ना कि हड़प्पा के। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, कथन कारण दोनों भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2025 में प्रश्न पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो डांसिंग गर्ल है, नाचती हुई जो महिला का मूर्ति है, वो किस से बना हुआ है? तो कांसे का बना हुआ है, कांसे का। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति। तो ये कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार की बात करें, हड़प्पा से भी मिला था, मोहनजोदड़ो से भी मिला था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। कांसे की बनी डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी योगी की मूर्ति, यहीं पे पुजारी योगी की मूर्ति, और फिर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा कहाँ से मिला? यहीं से मिला है सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत
ये देखिए घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ये सब चीज़ें एक बार फिर से पढ़ लें ध्यान से कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नृत्य रत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। फिर अगला स्थल है चनहूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चनहूदड़ो की खोज 1931 में, देखो मोहनजोदड़ो खोज 1922 में, हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में, चनहूदड़ो की 1931 में। किसने की? NG मजूमदार ने की। इंपॉर्टेंट है ये, NG मजूमदार ने चनहूदड़ो की खोज की। 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झोकर या झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बंटवारे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो चनहूदड़ो से मिला है। और भी जगह से मिला है, चनहूदड़ो से मिला है। औद्योगिक केंद्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चनहूदड़ो से। बीड फैक्ट्री भी कहते हैं इसे, ठीक है। भट्ठी प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी कहाँ से मिला है, चनहूदड़ो। खिलौना एवं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चनहूदड़ो से। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के साक्ष्य, चनहूदड़ो से। तो 3 बातें एकदम अच्छे से ध्यान है, 3-4 बातें। मनका बनाने वाली फैक्ट्री, अलंकृत हाथी, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, लिपस्टिक वगैरह सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य चनहूदड़ो से मिले हैं। चनहूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, चनहूदड़ो है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की। इंपॉर्टेंट है। चनहूदड़ो की खोज की थी किसने, तो इसको की थी NG मजूमदार ने, चनहूदड़ो खोज। यहाँ पे लोथल की खोज डॉक्टर SR राव ने की। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में, अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की खोज डॉक्टर SR राव ने की। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, दुर्ग और निचला नगर दोनों। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी, डॉक यार्ड है ना, पत्तन है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां यहाँ से मिली हैं। पाषाण काल में देखो तो दमदमा जो है, दमदमा से मिला है 3 युगल समाधियां, और यहाँ पे लोथल से मिला है 3 युगल समाधियां। फिर आ गया कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़
पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, तो ठीक है। कालीबंग राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक स्थल है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की, तो ये भी ध्यान रखिए, अमलानंद घोष ने कालीबंगन की खोज की। अमलानंद घोष, कालीबंगन नाम में देखिए बिंदी यहाँ पे लगा हुआ है, नंद में कालीबंगन बिंदी लगा हुआ है, तो अमलानंद कालीबंग, अमलानंद कालीबंग ऐसे याद कर लें। 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। ये ध्यान रहे, कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में ही किया गया था। यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला, तो भूकंप आने का साक्ष्य मिला कालीबंगन से। जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से, कि एकमात्र स्थल जहाँ से कच्ची ईंटों से भवन बनाने की परंपरा रही, कालीबंगन। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं, पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में थीं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी के मुहरे एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। ठीक है। फिर आगे स्थल धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है, खादिर बेत के किनारे। खादिर बेत सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। धौलावीरा की खोज किसने की? जेपी जोशी ने। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के रन के कच्छ के रन में है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की। 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य आरंभ किया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र हड़प्पा स्थल जो इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो वह है धौलावीरा। किला, मध्यनगर, निचला नगर में विभाजित। यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित है। ये आईएएस में पूछा जा चुका है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर के 10 चिन्हों वाला, 12 नहीं, 15 नहीं, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। 10 चिन्ह उसमें है। कहाँ से? धौलावीरा से। फिर आ गया सुरकोटदा। एक है सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी पूरा स्थल। एक है सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले सुरकोटदा से। फिर दायमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पे, प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, इंपॉर्टेंट, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या? रथ चलाते हुए मनुष्य कहाँ से मिला? दायमाबाद से। फिर राखी गढ़ी महत्वपूर्ण है, ये हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। सूरजभान ने की थी राखी गढ़ी खोज। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है राखी गढ़ी। फिर रोपड़,
कहाँ है? पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मूर्ति, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे का बाड़ाग्र, कुल्हाड़ी, ये सब प्राप्त हुए हैं रोपड़ से। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? रोपड़ से। फिर रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। अब देखिए यहाँ पे कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा और राखीगढ़ी दोनों घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। ये सब चीज़ें वहाँ से मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी किनारे हैं। यहाँ से तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं। लोथल भोगुआ नदी किनारे हैं। भोगुआ जो है वो साबरमती की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रहे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे। मांडा ये है चेनाब नदी के किनारे, महत्वपूर्ण है ये। मांडा कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे है, और प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायिका है। आलमगीरपुर वो हिंडन नदी किनारे है। हिंडन नदी यमुना की सहायिका है। सुतकांगेडोर ये दास्त या दाश्क नदी के किनारे है। भगवानपुरा ये सरस्वती नदी किनारे है। ठीक है। आलमगीरपुर के बारे में कुछ बात। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड, मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिली हैं। ठीक है। हुलास, ये ध्यान अच्छे से पूछा हुआ है एग्जाम में यूपीपीएससी। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। देसलपुर यूपी में है, हुलास सहारनपुर यूपी, आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है। ठीक है। सुतकांगेडोर दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। सुतकांगेडोर स्थित स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें से मिट्टी की चूड़ियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं एग्जाम के लिए। मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिले हैं? सुतकांगेडोर से। और बाड़ाग्र की तांबे का बना हुआ बाड़ाग्र जो है वो रोपड़ से भी हम पढ़े थे, और सुतकांगेडोर से भी। फिर एक सुतकाकोह। सुतकाकोह ये नाम कुछ कुछ मैच करते हैं। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी इलाका है। एक है सुरकोटदा जो कि गुजरात में सौराष्ट्र के इलाके में है, जहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। और एक है सुतकाकोह। सुतकाकोह सुतकांगेडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसका आकार सुतकांगेडोर जैसा ही है।
बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह है। लोथल भी एक बंदरगाह है और बालाकोट भी एक बंदरगाह है। बालाकोट कहाँ है? तो बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर बालाकोट है, जो कि एक बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। सीप उद्योग। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली कहाँ है? बनावली है हरियाणा में। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था। तो एक खाली इसमें ध्यान है कि बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। 1974-77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। ठीक बात है। कहाँ के? बनावली हरियाणा। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मन के हल की आकृति, ये इंपॉर्टेंट है। हल की आकृति कहाँ से मिली है? या हल का टेराकोटा वर्क बनावली हरियाणा से मिला है। तांबे के बाड़ाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो ध्यान रहे, भगवानपुरा कहाँ है? हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे है। JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी ने तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य से निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवधान छोड़ो। सनौली जो हड़प्पा पुरास्थल है वो कहाँ से मिला है? बागपत जिले से मिला है। यूपी में हम पढ़े आलमगीरपुर मेरठ में। हुलास वो है अपना सहारनपुर में। और एक मिल गया सनौली। सनौली कहाँ है? बागपत जिले में। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। ठीक है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के सबसे पहले लिपि का आविष्कार किसने किया? सुमेरिया सभ्यता के लोग। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहनते थे। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे।
भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व यानी आज से 5000 साल पहले किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटडा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटडा से। सुरकोटडा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, ये भी ध्यान रहे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चन्होदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। अब कच्चा माल और प्राप्ति स्थल। कौन सा कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तांबा ये राजस्थान की खेतड़ी खान से और बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से। फिरोजा और टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट के बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगेन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध हैं। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र, हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि लॉस्ट वैक्स से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांसे की मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ता और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चन्होदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? चन्होदड़ो से मिला है। और बैलगाड़ी भी यहीं से मिली है। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं। इसके अलावा कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? एक सिंगी बैल का है। उसके बाद 2 कुबड़ वाले बैलों का है। एक श्रृंगी बैल का सर्वाधिक अंकन है मोहरों पर। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ, हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरन भी हैं। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं।
मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्रित बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। ध्यान रहे, केला जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत में है। पीपल भी है, नीम भी है, कछुआ, हिरण, मछली, गाय, बकरा। गाय के साक्ष्य तो वैसे स्पष्ट नहीं मिलते हैं। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां, थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ये ध्यान रहे, स्त्री पुरुष दोनों लोग आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अलावा हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया। कहाँ से? हड़प्पा से। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। आइसिस मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अलावा सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले। कहाँ से? लोथल, कालीबंगा, बनावली से। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित है। कैसे? उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक बात है, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। बहावलपुर पाकिस्तान में है, जहां पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया था। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण क्या बताएं? कुछ लोगों ने बाढ़ कारण रहा। मार्शल मैके, SR राव ने कहा आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुआ सिंधु सभ्यता। ये गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर अंग्रेज लोग बोले हैं। जलवायु परिवर्तन से तो अमलानंद घोष, RN स्टील ने कहा। भूतात्विक परिवर्तन RS साहनी, ST लैम्ब्रिक, डेल्स ने कहा। महामारी के कारण खत्म हुआ तो कैनेडी ने कहा। कैनेडी। अदृश्य गाज, ये दिमित्री देव ने कहा। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।